नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूएफडी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे यूएफडी की सेकंड डेफिनेशन भी कहा जाता है। यानी कि आपके पास में एक डेफिनेशन ऑलरेडी है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। इसके अलावा आज जो मैं थ्योरम कर रही हूँ उसको भी आप एज अ डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं आने वाले रिजल्ट्स, प्रॉब्लम्स, थ्योरम्स और क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन with unity in which every non-zero non-unit element is a finite product of irreducible elements and every irreducible element is prime, then R is UFD। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास में R एक इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी, यानी कि 1 बिलोंग्स टू R एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R। यहाँ पर हर एक जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, हर एक ए जो कि नॉन ज़ीरो है और नॉन यूनिट है, वो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स है। अगर हमारे पास में ये नॉन ज़ीरो है, नॉन यूनिट है, तो हम उसको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं P1, P2 एंड सो ऑन Pn, जहाँ पर ये जो P1, P2 और Pn है ये सभी के सभी क्या हैं? इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। अगर ये सभी के सभी इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स जो हैं अगर वो प्राइम हो जाएं तो R हमारे पास में क्या हो जाएगा? UFD, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब हमारी जो डेफिनेशन है UFD की, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास में रिंग R जो है वो UFD कब होगा? रिंग हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन है, यूनिटी है, नॉन ज़ीरो नॉन यूनिक जो एलिमेंट है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब लास्ट स्टेप जो रहता है UFD प्रूफ करने के लिए, वो क्या रहता है कि अगर हमारे पास में A इज इक्वल टू P1, P2 टू Pn है और इज इक्वल टू Q1, Q2 टू Qm है, यानी कि अगर हम A को इस प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स, और एक और एक्सप्रेशन इसका एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास में n और m जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ हमारे पास में हर एक जो pi है वो किसी न किसी qj का एसोसिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो मैं इस चीज़ को लिख देती हूँ, उसका प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। टू शो R is a UFD, we need to prove if A belongs to R be a non-zero non-unit element such that A is equal to P1, P2 and so on Pm is equal to Q1, Q2 and so on Qn, जहाँ पर हमारे पास में Pi's और Qj's क्या हैं? Where Pi's and Qj's are irreducible elements ऑफ R। तो हमें यहाँ पर शो क्या करना है? देन हमें ये शो करना है m is equal to n and each pi is an associate of
सम QJ, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन PM इज इक्वल टू Q1 Q2 एंड सो ऑन QN। ये चीज़ हमें क्या प्रूफ करना है कि M और N जो है वो बराबर है, यानी कि जितने भी PIs एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने ही QJs एग्जिस्ट करेंगे। एक तो हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, दूसरी चीज़ कि हर एक जो PI है वो किसी न किसी QJ के साथ एसोसिएट ज़रूर करना चाहिए, और इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे बाय टेकिंग इंडक्शन ऑन N। N हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, वी यूज़ इंडक्शन ऑन N। इस चीज़ को हम कैसे करते हैं, इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली इंडक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर प्रूफ करेंगे, फिर हम ये मान के चलेंगे कि ये n से छोटे सभी नंबर के लिए ट्रू हो रहा है ये वाला क्राइटेरिया, और आगे जाकर हम ये चीज़ प्रूफ कर देंगे कि वो n के लिए भी ट्रू हो रहा है। अगर आप इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपके पास में फर्स्ट PU यानी कि 11th क्लास का टॉपिक है, उसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने बहुत लंबा और एलैबोरेटेड वीडियो बनाया है मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं वहाँ पे जाके। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन PM इज इक्वल टू Q1। अब ये जितने भी QIs हैं ये सब क्या है, इररिड्यूसिबल, तो ये Q1 भी इररिड्यूसिबल होगा। नाउ Q1 इज इररिड्यूसिबल, देयरफॉर अगर ये हमारे पास में इररिड्यूसिबल है, इसका मतलब कुछ PI तो ज़रूर यूनिट होंगे, देयरफॉर सम PI इज अ यूनिट। बट हमारे पास में P1 P2 PM ये सभी के सभी इररिड्यूसिबल है, इसलिए ये हमारे पास में नॉन यूनिट होंगे। बट ईच PI being irreducible can't be a unit, therefore हमारे पास में m क्या हो जाएगा, 1। therefore हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू Q1। तो हमारे पास में रिजल्ट जो है वो अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारे पास में दोनों के जो नंबर्स हैं वो बराबर आ जाएंगे। therefore रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम इंडक्शन हाइपोथेसिस ले लेते हैं, यानी कि ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो रिजल्ट है वो n-1 के लिए ट्रू हो रहा है। लेट द रिजल्ट बी ट्रू, let the result be true for n-1, then हमें यहाँ पे क्या मिल गया, a is equal to P1 P2 and so on PM is equal to Q1 Q2 and so on QN। यहाँ पर Q1 जो है उसको बाहर ले लीजिए और इसको इस तरह से लिख लीजिए, Q2 and so on QN। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के कारण इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। अब देखिए Q1 जो है वो इस पूरे को डिवाइड करेगा, Q1 Q2 एंड सो ऑन QN को, इसको तो डिवाइड करेगा ही क्योंकि Q1 इधर मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो ये किसके बराबर है हमारे पास में, P1 P2 टू PM। तो Q1 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P1 P2 एंड सो ऑन PM, इसको डिवाइड करेगा। और हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि यहाँ पर हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है वो प्राइम एलिमेंट है। नाउ ये जितने भी QIs हैं ये सब के सब क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं।
तो Q1 जो है वो भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो गया और इररिड्यूसिबल होने के कारण वो प्राइम हो गया. नाउ Q1 इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट, therefore Q1 is prime element. तो हमारे पास में Q1 जो है वो एक प्राइम एलिमेंट आ गया. अब वो इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब कि वो हमारे पास में इनमें से किसी एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा. Therefore Q1 divides Pi for some I. किसी ना किसी Pi को ज़रूर डिवाइड करेगा. हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, हम Pi कुछ भी ले सकते हैं. हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोज वो P1 को डिवाइड कर रहा है. सपोज Q1 डिवाइड्स P1. कोई ना कोई Pi को ज़रूर डिवाइड करेगा. हम सिमेट्री बनाने के लिए Q1 है यहाँ पर तो हम P1, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर लेते हैं कि सपोज Q1 जो है वो P1 को डिवाइड कर रहा है. इम्प्लाइज P1 इज इक्वल टू Q1 R1. अब हमारे पास में P1 जो है वो इररिड्यूसिबल है. P1 इज इररिड्यूसिबल. इसका मतलब क्या हुआ, या तो Q1 यूनिट है या फिर R1 जो है वो यूनिट है. तो हमारे पास में Q1 जो है वो नॉन यूनिट होगा. Q1 इज नॉन यूनिट क्योंकि वो एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, बिकॉज Q1 इज इररिड्यूसिबल. इससे हमें क्या पता चल गया कि R1 जो है वो यूनिट आ गया. Therefore P1 is equal to Q1 R1. R1 is unit. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, P1 is associate to Q1. तो P1 और Q1 जो है वो आपस में एसोसिएट कर जाते हैं. अब हम वापस से अपने पुराने इक्वेशंस पे आते हैं. हमारे पास में क्या है, ये P1 P2 and so on Pm is equal to Q1 Q2 and so on Qn. अब यहाँ पर हम P1 को Q1 R1 से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये आ गया Q1 R1 P2 and so on Pm is equal to Q1 Q2 and so on Qn. Q1 से Q1 कैंसिल हो गया. अब हमारे पास में ये कैंसिल किस तरह से हुआ है, चलिए मैं एक और स्टेप यहाँ पे लिख के बता देती हूँ. हम Q1 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं. तो ये आ गया R1 P2 एंड सो ऑन Pm माइनस Q2 एंड सो ऑन Qn इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास में R क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है. ये इसका मतलब नाउ R इज एन इंटीग्रल डोमेन. इसका मतलब या तो Q1 0 है या फिर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 है. बट Q1 इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट. तो ये हमारे पास में क्या हो गया, नॉन ज़ीरो. बचा क्या हमारे पास में, ये वाला एक्सप्रेशन. ये किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के. R1 P2 इंटू Pm माइनस Q2 एंड सो ऑन इंटू Qn इज इक्वल टू 0. ये आ जाता है. अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, R1 P2 and so on Pm is equal to Q2 Q3 and so on Qn. ये आ गया हमारे पास में. अब देखिए, आप इसको देखिए, ये एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है क्योंकि इसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अगर हम P2 लेट R1 P2 को हम क्या ले लेते हैं, P2 डैश. तो ये आपके पास में एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है P2 डैश, क्योंकि आपके पास में इसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, P2 इंटू R1 वेयर R1 इज यूनिट. तो ये आपके पास में एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है where P2 dash is equal to R1 P2 is irreducible.
तो आपको क्या मिल गया, P2 डैश P3 एंड सो ऑन PM इज इक्वल टू Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से हमने Q1 हटा चुका है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच गए यहाँ पर, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और n तक जा रहे हैं। तो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच गए, n-1। नाउ RHS हैज़ n-1 एलिमेंट्स। RHS के अंदर हमारे पास में n-1 एलिमेंट्स हो गए और हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या करा था कि रिजल्ट जो है वो सभी बार बराबर होगा अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो लेस देन n होंगे। यानी कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाएंगे अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये जो है n ये लेस देन n होगा। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास में n-1 एलिमेंट्स बचते हैं। नाउ RHS हैज़ n-1 एलिमेंट्स, therefore LHS is equal to RHS। सॉरी, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं, हमारे पास में ये क्या आ गया, m-1 इज इक्वल टू n-1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, एलिमेंट्स बराबर की बात हमने नहीं कही थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। और अगर m-1 इज इक्वल टू n-1 है, इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। और हमने यहाँ पर क्या शो करा था, ऑल्सो वी हैड शोन P1 इज एसोसिएट ऑफ Q1। ये हमने किस तरह से शो करा था, हमने यहाँ पर ये P1 P2 एंड सो ऑन PM लिया था इज इक्वल टू Q1 को हमने इस तरह से साइड ले लिया था, Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। इस तरह से हमने क्या शो करा था कि P1 जो है वो Q1 का एसोसिएट है। और अगर हम इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिख दें, हम Q2 को बाहर लेकर आ जाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि Q2 जो है वो P2 का एसोसिएट है। इस तरह से आप देखोगे कि हर एक जो PI है वो किसी न किसी QJ का एसोसिएट है। Therefore every PI is associate of some QJ। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल जाती है। तो हर एक जो PI है वो किसी न किसी QJ का एसोसिएट हो जाएगा और ये जो नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो जाएंगे। Therefore R is a UFD। तो इसीलिए हमारे पास में R जो है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे सेकेंड डेफिनेशन ऑफ UFD भी कहा जाता है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम में स्टेटमेंट देकर भी इसको पूछा जाता है, इसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट एग्ज़ाम में लिख दी जाती है और आपको इसका प्रूफ जो है वो बताना होता है। इसका इस्तेमाल डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है। तो ये दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके अलावा अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो भी ये ओरिजिनल डेफिनेशन की कंपैरिजन में इस डेफिनेशन को अप्लाई करना ईजी रहता है। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।